दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश ऑफिशियल के इस कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। चुनाव संपन्न हो गए 5 राज्यों के, नतीजे आ गए, मुख्यमंत्री भी सब जगह बन गए। केरल बाकी था, वहां भी सब कुछ हो गया। अब बस ताजपोशी तो खैर औपचारिकता होती है। लेकिन इन इलेक्शन से बहुत सारे सवाल उठते हैं अपने देश की राजनीति को लेकर कि बहुत सारी चीजें जुड़ी थी। अब जैसे मान लीजिए तेल का दाम ही बढ़ना था तो इलेक्शंस के दौरान बिल्कुल नहीं बढ़ा। एसआईआर कई स्टेट्स में होना था तो उस समय बिल्कुल नहीं घोषित हुआ। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो इलेक्शंस के दौरान कुछ नहीं हुई, लेकिन अब धड़ाधड़ धड़ाधड़ हो रही हैं। तो मौजूदा जो राजनीतिक स्थिति है, बहुत सारे और डिसीजंस हुए हैं। तो इन तमाम फैसलों पर, तमाम मुश्किलों पर, तमाम मुश्किलों को दूर करने के सरकारी समाधानों पर आज मैं सोचा कि वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष से बात करूं। आशुतोष जी चुनाव के तत्काल बाद बहुत व्यस्त थे, तो मुझे लगा कि कुछ ठहर करके कुछ देर बाद हम बात करेंगे। तो आशुतोष, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस जी, कार्यक्रम में। बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, तो हम सीधा पहला सवाल आपसे ये कहते हैं कि भई ये जो स्टेट्स के इलेक्शंस हुए और हुँ। जो भी नतीजे सामने आए, उसके बाद अब एसआईआर 16 और राज्यों में, यूनियन टेरिटरी वगैरह सब मिलाकर 16 प्लस कई राज्यों में घोषित हो गए हैं। पंजाब से लेकर के और बहुत सारी स्टेट्स हैं इसमें, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक, तमाम स्टेट्स में हैं। कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां अगले साल के शुरू में चुनाव होने हैं। तो ये जो चुनाव के बाद का माहौल है, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी चुनावी मूड में है। आज मैंने देखा कि पंजाब के एक पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री बिल्कुल भगवंत सिंह मान की तरह बिल्कुल पगड़ी टोपी लगाकर बोल रहे हैं एक बड़े चैनल पर, और बहुत सारी वो बातें ऐसी कह रहे हैं जो बिल्कुल कनेक्ट होता है पंजाब से। तो आपको क्या लगता है कि देश की राजनीति में जो चीजें हम देख रहे थे बहुत पहले से, क्या वो वही ढर्रा जारी रहेगा या दक्षिण का कुछ प्रभाव उत्तर पर भी पड़ सकता है? बहुत-बहुत शुक्रिया उर्मिला जी अपने कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि एसआईआर अपने आप में एक बहुत ही विवादास्पद कदम है और इस पर विपक्ष को किसी तरीके का कोई भरोसा नहीं है। दरअसल वो ये कहना भी चाहते हैं और कह भी नहीं पाते पूरी तरीके से कि चुनाव दरअसल निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रहा है और उसमें चुनाव आयोग की एक सहभागिता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ये वो कहना चाहते हैं लेकिन खुलकर नहीं कह पाते। राहुल गांधी 2-1 लोग इस बारे में बातें करते हैं, वोट चोरी की बातें की जाती हैं। तो मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा चिंताजनक बात है, लोकतंत्र के लिए सबसे ज़्यादा मुसीबत भरी बात है कि जिस चुनावी प्रक्रिया को सरकार अंजाम देना चाहती है, जिसको चुनाव आयोग अंजाम देना चाहता है, दरअसल उस पर विपक्ष को ज़रा भी भरोसा नहीं है। तो क्या ये चुनाव सिर्फ सत्ता पक्ष के लिए हो रहा है या इस चुनाव में सत्ता पक्ष के अलावा विपक्ष की भी कोई भागीदारी है, कोई क्या वो स्टेक होल्डर है? ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और खास तौर पर बंगाल के चुनाव ने कई गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला सवाल तो इसी बात को लेकर ये कि क्या सुप्रीम कोर्ट इतना कैजुअल हो सकता है कि वो किसी व्यक्ति को ये कहे कि अगर आप इस बार वोट नहीं दे पाए तो क्या बात है, अगले बार आप वोट दे दीजिएगा, हम आपको डिसएनफ्रेंचाइज तो नहीं कर रहे हैं। अब ये मतलब ये अगर कोई एक आम आदमी कहे, कोई ब्यूरोक्रेसी का कोई आदमी कहे तो चलिए बात समझ में आती है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट जिसकी महती जिम्मेदारी है कि वो भारत के संविधान के संरक्षक की भूमिका में है और वो उसकी व्याख्या करता है और आम नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करता है, अगर वो आम नागरिकों के वोटिंग राइट की सुरक्षा नहीं कर सकते या नहीं कर पाते किन्हीं कारणों से, तो ये वाकई में चिंताजनक प्रश्न हो जाता है। और फिर आपने पूरे चुनाव के अंदर देखा कि 27 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से इसलिए काट दिए गए क्योंकि उनमें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी थी, जिस पर खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इलेक्शन कमीशन ने 2002 का एक नियम बनाया था कि 2002 की लिस्ट में जिनके नाम होंगे उनको किसी तरीके के डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो ऑटोमेटिकली वोटर लिस्ट में उनके नाम आ जाएंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी पर भी एक सवाल खड़ा किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की चिंता के बावजूद भी 27 लाख लोगों को वोट नहीं देने दिया गया या नहीं दे पाए वो लोग। ये बहुत चिंता का प्रश्न मेरे लिए है क्योंकि अगर इस लोकतंत्र अगर कहीं डिफाइन होता है तो उसके जो कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनमें से एक ये होता है कि आम नागरिकों को के पास वोटिंग राइट होता है जो सैक्रोसैंक्ट है
और आप किसी नागरिक को उसके वोटिंग राइट से आप उसको अलग नहीं कर सकते, यानी उसको आप वोटिंग राइट उसका डिनाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन 27 लाख लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं मिला और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कह दिया कि ठीक है, इस बार आप वोट नहीं दे पाए तो क्या हुआ अगली बार। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अफसोसजनक स्थिति है। मैं इसको हास्यास्पद तो नहीं कहूंगा, अफसोसजनक स्थिति है और भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर गहरे सवाल खड़े करती है, और साथ ही साथ इस बात पर भी कि सुप्रीम कोर्ट क्यों नागरिकों के वोटिंग राइट की रक्षा करने में अपने आप को असफल महसूस कर रहा है या असफल है। ये उनकी गलती है या सिस्टम ऐसा बन गया है जिसमें कि वो लोगों के, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाते। और इस पर तो इलेक्शन कमीशन से बाकायदा पूछा जाना चाहिए, लेकिन वो सवाल बंगाल चुनाव के बाद अब पूरी तरीके से गायब हो गया है। तो मुझे लगता है कि एसआईआर का सवाल चाहे पंजाब में हो चाहे कहीं और भी हो, वहां पे सवाल मजबूती के साथ रहेगा। और ये विपक्ष को समझना चाहिए कि जब अगर या तो वो चुनावी प्रक्रिया पे पूरी तरीके से अपना भरोसा जताएं, और अगर उनको लगता है कि चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं है, ईमानदार नहीं है, एसआईआर के बहाने उनके समर्थकों के वोट काटे जा रहे हैं, तो फिर उन्हें इस बारे में कोई बड़ा फैसला करना चाहिए। लेकिन अभी जो हाल में एक फैसला आया बहुत महत्वपूर्ण प्रशासनिक स्तर पर उन राज्यों में, कि जिन लोगों को इस बार वोटर लिस्ट में जिनके नाम नहीं है उनको मिलने वाली प्रशासकीय और सुविधाएं जो हैं वो खत्म की जा रही हैं। बाकायदे इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हो सकता है 3 महीने 4 महीने में राशन कार्ड से लेकर और जिनको अनाज मिलता है, ये तमाम चीजें मिलती हैं, जितने बेनिफिट्स हैं वो खत्म किए जा रहे हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने वाकई विजुअलाइज नहीं किया था, या ये सचमुच जो आप कह रहे हैं अप्रोच में कोई प्रॉब्लम थी? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा विजुअलाइज नहीं किया था। वो बड़े समझदार लोग हैं, बहुत लंबा उनका एक्सपीरियंस है, जुडिशियल प्रोसेस का लंबा एक्सपीरियंस है। लेकिन जो बात जिस पर सुप्रीम कोर्ट शुरू से आपत्ति कर रहा है, दरअसल इनडायरेक्टली या दूसरे तरीके से इलेक्शन कमीशन उसको लागू करने पर आमादा है और सुप्रीम कोर्ट उसको रोक नहीं रहा है। ये बड़ी चिंता का प्रश्न है। आप दरअसल इस देश के अंदर लोगों की नागरिकता को चेक करने की कोशिश करें, जो इलेक्शन कमीशन का डोमेन ही नहीं है। भाई, आप किसी को खाने का अधिकार, उसको राशन का अधिकार, आप उससे कैसे छीन सकते हैं? और ये किससे छीना जा रहा? क्या बिरला, टाटा, अंबानी से छीना जा रहा है? भाई, उनके पास राशन की कमी है क्या? एक एक बेचारा जो दिहाड़ी मजदूर है, जो 100 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए प्रतिदिन कमाता है, जो किसी तरीके से अपना घर चलाता है, अपने बच्चों का पेट पालता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है, गांव से अगर शहर में आता है तो वो किराया देता है और वो किसी तरीके से अपनी जिंदगी बसर करता है। और उसके बारे में आपकी अपनी गड़बड़ियों की वजह से उसके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप उससे उसका जीने का अधिकार छीन लेंगे, आप उसको राशन नहीं देंगे। ये कैसा सिस्टम बन गया है? और किसने इलेक्शन कमीशन को अधिकार दे दिया कि आप लोगों की नागरिकता को चेक करिए? तो ये जो बड़े गहरे सवाल इस वक्त हमारे सिस्टम में पैदा हो गए हैं, और ये वाकई में बहुत चिंताजनक सवाल हैं कि क्या हमारी सरकारों के शीर्ष पर बैठे हुए लोग इतने निर्मम हो गए हैं, इतने निर्मम हो गए हैं कि गरीब आदमी को राशन भी उससे छीन लेना चाहते हैं। ये तो मानवीय पहलू है, मैं उसको नागरिकता से जोड़ता ही नहीं। जो भी इस देश में, इस जमीन पर रहता है, उसको खाने पीने जीने का अधिकार होना चाहिए। आप या तो निश्चित कर दें कि भाई ये 10 लोग हैं या 10,000 लोग हैं जो भारत के नागरिक नहीं है, और फिर जब तक वो भारत की जमीन पर हैं तब तक उनके जीने खाने का अधिकार होना चाहिए उनको, या आप उनको भूखों मार देंगे। और फिर जिस देश से आए हैं उनसे आप बातचीत करिए, उनको डिपोर्ट कर दीजिए। और अगर नहीं डिपोर्ट करते तो उनके साथ क्या करना चाहिए, कैसा बर्ताव होना चाहिए, ये तो सोचना पड़ेगा ना। और ये सारे गरीब लोग होते हैं, आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। ये कोई अमीर, अरबपति, लखपति, करोड़पति लोग नहीं होते। और जो अमीर, जो बाहर का आया भी है, वो सिस्टम में रहकर उसको मालूम है कैसे इस देश की नागरिकता उसको हासिल कर लेनी है। तो मुझे लगता है कि हमारी जो संस्थाएं हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतनी संवेदनहीन हो गई हैं, इतनी संवेदनहीन हो गई हैं, और कहीं कहीं तो मुझे लगता है कि उनके अंदर मानवीयता की कमी भी होती जा रही। वो मानव मूल्यों से अपने आप को दूर करते चले जा रहे हैं। हमारे
शरणार्थियों की भी एक भूमिका है। और अद्भुत बात यह है कि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, मतलब देश वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है कि इस वसुधा पे यानी इस धरती पर रहने वाला हर शख्स को हम अपना रिश्तेदार मानते हैं, अपना कुटुंब मानते हैं, वो ऐसे लोगों का राशन का अधिकार छीन रहा है, और वो भी एक विचारधारा के वशीभूत होकर। तो किस तरीके की बात हो रही? मुझे तो ये बात बहुत ही अंदर से बहुत तकलीफ देती है, वाकई में बहुत अंदर से तकलीफ देती है। और कि आप सिर्फ गरीबों का पेट मार रहे हैं और कुछ नहीं। और मैं तो सवाल पूछना चाहता हूं, बताइए ना, बिहार के बाद कितने बांग्लादेशी और कितने रोहिंग्या मिले आपको? लिस्ट क्यों नहीं आप सबमिट करते? बताइए ना, बंगाल के बाद कितने रोहिंग्या और कितने वो मिले आपको? वो लिस्ट क्यों नहीं पब्लिक होनी चाहिए? या सिर्फ एक 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 धर्म विशेष के लोगों को, समुदाय विशेष के लोगों को आप टारगेट करने के लिए, उनके खिलाफ माहौल पैदा करने के लिए आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं? ये बड़े गहरे सवाल है। और मुझे लगता है कि अगर भारत नाम के राष्ट्र राज्य ने अगर इसको समय रहते अगर इस पर विचार नहीं किया और इसका समाधान नहीं खोजा, तो मुझे नहीं मालूम कि फिर ये अंत में ये जाएगा कहाँ, इसकी परिणति क्या होगी, मुझे नहीं मालूम। अभी मैं एसआईआर और इलेक्शन कमीशन के पक्ष में बोलने और लिखने वाले एक टिप्पणीकार को पढ़ रहा था, तो उसमें एक आर्गुमेंट उन्होंने दिया था, नाम लेने से कोई फायदा नहीं, कि भाई ये ज्यादा हो अल्लाह नॉर्थ और ईस्ट में ही है। हमारे देश में साउथ के 2 इलेक्शंस हुए हैं, 2 स्टेट के, वहां तो एसआईआर का कोई बाबेला नहीं मचा, तो जहां पर विपक्ष हार रहा है वहीं ये बाबेला क्यों मच रहा है? ये एक सवाल उठाया था, आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, ये अपने आप में गलत सवाल है। गलत सवाल इसलिए है क्योंकि अब मैं कहने पे मजबूर हूं कि केरल और तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का स्टेक क्या है? वहां अमित शाह जाके क्यों नहीं बैठे 2 हफ्ते? वहां के बड़े बड़े अधिकारियों का थोक भाव में तबादले क्यों नहीं किए गए? तो अब बंगाल में क्यों हुआ? भाई, अगर कोई आदमी आपका विरोध ना करे, अत्याचार और अन्याय को सहता रहे, तो ये जस्टिफाइड हो जाएगा कि ये कौन सा तर्क है? भाई, अगर बंगाल के मुख्यमंत्री को बंगाल की एक पॉलिटिकल पार्टी को लगता है कि गलत हो रहा है और उसका विरोध करना चाहती है और वो संवैधानिक तरीके से विरोध करना चाहती है, तो इसका विरोध कैसे कर सकते हैं? आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन इसके आधार पर आप ये कह लीजिए कि सिस्टम में सब कुछ सही है, 27 लाख लोगों के वोट काट दिए गए। तमिलनाडु में तो नहीं काटे गए, केरल में तो नहीं काटे गए। आपको वो तार्किक विसंगतियां आपको बंगाल में क्यों मिली? 27 लाख। देखिए, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं और फिर मैं इसको दोहराना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल का चुनाव भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक बड़ी प्रयोगशाला है, और इस प्रयोगशाला को देश के दूसरे प्रदेशों में भी लागू किया जाएगा। यह प्रयोगशाला क्या है कि जो मैंने कहा 27 लाख लोगों के तो नाम काटे, फिर 7 लाख लोगों के नाम आप उसमें जोड़ दिया आपने। उसके अलावा चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, पुलिस कमिश्नर, होम सेक्रेटरी, करीब 450 लोगों को आपने ट्रांसफर कर दिया। भाई, या तो अगर सरकार को यह लगता है कि यह ब्यूरोक्रेट्स संविधान की शपथ लेकर भी किसी पार्टी विशेष के पक्ष में काम कर रहे थे और चुनावी प्रक्रिया को अगर ये मैनिपुलेट करने वाले थे, तो फिर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर नहीं, तो फिर यह शक पैदा होगा कि दरअसल आप अपने लोगों को आप पॉइंट करना चाहते थे और आप सिस्टम को मैनिपुलेट करना चाहते। यह आरोप तो लगेगा। दोनों चीजें एक साथ तो नहीं हो सकती। या तो जो पहले वाले चीफ सेक्रेटरी थे वो मैनिपुलेट कर रहे थे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आपने देखा कि उस राज्य विशेष के जो चुनाव करा रहे थे, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, आप हफ्ते भर के अंदर आप उनको अपना चीफ सेक्रेटरी बना लेते हैं, जो रिटायर होने वाले थे जुलाई के महीने में। तो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? उसके अलावा जो कंपनी ममता बनर्जी की पार्टी को मदद कर रही थी चुनाव मैनेजमेंट में लेके, 1 हफ्ते पहले आप उनको अरेस्ट कर लेते हैं और फिर चुनाव के अगले ही दिन उनको बेल भी मिल जाती। किस मामले में? पीएमएलए के कानून के तहत, जिसमें बेल मिलना ही बहुत मुश्किल काम होता है। और खुद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कह रहे हैं नहीं ठीक है, आप इनको बेल दे दीजिए, हमें आपत्ति नहीं है।
तो एक हफ्ते पहले आपको बेल देने में आपत्ति थी, एक हफ्ते बाद आपको बेल मिल जाए, इस पर कोई आपत्ति नहीं। ये महज इत्तेफाक नहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा है ये महज इत्तेफाक नहीं है, और ये इस पर गहन रिसर्च होनी चाहिए, इस पर गहन चर्चा होनी चाहिए। और अगर मान लीजिए किसी प्रदेश में पावरफुल गृह मंत्री अगर 2 हफ्ते आके बैठ जाए, तो क्या उसका वहां के प्रशासन पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? मैं जानना चाहता हूं ये सवाल। तो ये कुछ एक ऐसी, मैं ये नहीं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वो मैनिपुलेशन करके जीती, मैं ये नहीं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लूटा है, लेकिन न्याय का तकाजा ये होता है कि न केवल चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए बल्कि निष्पक्ष होते हुए दिखने भी चाहिए। इंसाफ न केवल होना चाहिए बल्कि इंसाफ होते हुए दिखना भी चाहिए। परसेप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने कहा कि अगर केरला में तो आपने ये सब काम नहीं किया था, आपने तमिलनाडु में तो ये सब काम नहीं किया था, क्योंकि वहां आपका, लोग ये कहेंगे कि आपके स्टेक्स वहां नहीं थे, और आप जो है वो आपको हर हालत में बंगाल जीतना था, आपने ये सब किया। अगर लोग ये आरोप लगाते हैं तो इसमें गलत क्या है? इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। और अद्भुत स्थिति देख लीजिए इस देश में, मुझे लगता है कि नैतिकता नाम की अब कोई चीज बची नहीं है। जिस शख्स को कैमरे पर पैसे लेते हुए पकड़ा गया, जिसके सबूत आज भी उपलब्ध है, जिसको खुद भारतीय जनता पार्टी ने जिसके लानत मनानत की, वो आदमी आपकी पार्टी में आता है, चुनाव के बाद उसी व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री बना दें। जिस आदमी के ऊपर चुनाव के मैनिपुलेशन के आरोप तृणमूल कांग्रेस ने लगाए मनोज अग्रवाल जी के ऊपर, मैं उनके सम्मान में कोई बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनके ऊपर ये आरोप लगाए गए थे, उनको आप चीफ सेक्रेटरी बना देते। तो कहां नैतिकता का तकाजा रह गया? कहां जो मूल्य है जिनको लेके भारत का लोकतंत्र जिंदा था, जिसकी तारीफ थी, वो कहां आज बचे हुए? वो ऐसे नहीं कहा गया सीजर स्वाइप शुड बी अबव सस्पिशन, लेकिन जो संदेह के घेरे पे हैं या जिनके ऊपर संदेह हो रहे हैं, आप उन्हीं को चीफ सेक्रेटरी बना देते हैं। और जो आदमी कैमरे पर पैसे लेते हुए पकड़ा गया, जिसके वीडियो उपलब्ध हैं, अब वही आदमी उस प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार मिटाने के बारे में लोगों को उपदेश देगा। तो ये कैसे पैलेटेबल होगा? मैं मानता हूं राजनीति में नैतिकता का कोई स्थान नहीं होता, लेकिन कुछ चीजें इतनी भी नंगी नहीं होनी चाहिए कि लोगों का विश्वास धीरे धीरे उठने लगे। राजनीतिक पार्टियों को या तो ये राग बंद करना पड़ेगा कि चुनाव में वोट चोरी हो रही, और अगर ये राग वो बंद नहीं करते तो उन्हें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये वोट चोरी रुके। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। और वोट चोरी अगर वो मानते हैं, कन्विंस्ड है इस बात को लेकर, तो सारी विपक्षी पार्टियों को मिलकर एकजुट होना पड़ेगा और उनको जनता के बीच में जाना पड़ेगा, और सरकार को मजबूर करना पड़ेगा, चुनाव आयोग को मजबूर करना पड़ेगा कि वो इस बात की गारंटी दे कि चुनाव में किसी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है। ये महत्वपूर्ण सवाल है, और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का विपक्ष जिस तरीके से विभाजित है, अभी भी उसको इस बात की समझ नहीं है कि अगर वो अलग अलग लड़ेंगे तो 2029 के चुनाव के पहले आधी नेता जेल में होंगे और आधे की पार्टी उनका भतीजा उनके पैरों के नीचे से निकाल के ले जाएगा, जैसा शरद पवार के साथ हुआ। तो इसलिए एकजुट होने की बात है। भारतीय जनता पार्टी की तारीफ इस संदर्भ में करनी चाहिए कि वो तमाम विवादों के, अंदरूनी विवादों के बावजूद भी उनके अंदर बंटवारा नहीं होता, उनके अंदर एक अनुशासन है, वो उस अनुशासन का पालन करते हैं। आपको याद होगा 1989 में जब चुनाव हुए थे, तब जनता दल के 146 सांसद थे और भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें थी? आप मुझसे बेहतर जानते हैं, 146 से काफी कम थी। लेकिन जनता दल आज है क्या? कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। कम से कम 1 दर्जन टुकड़े उस जनता दल के हुए, 1 दर्जन टुकड़े। कुछ तो गायब ही हो गए और कुछ गायब होने के स्तर पर। जनता दल सेकुलर, जिनकी पार्टी का नेता देश का प्रधानमंत्री बना, आज वो अपनी 1-2 लोकसभा की सीट बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि
कमोवेश यही स्थिति आज तमाम क्षेत्रीय दलों की है। उनके अंदर राष्ट्रीय सोच का अभाव है और वो सिर्फ अपनी कुर्सियों से जुड़े हुए हैं। उनका किसी तरीके की किसी भी विचारधारा से कोई उनका लगाव नहीं। और मैं उसमें ममता बनर्जी को भी जोड़ता हूं और डीएमके को भी जोड़ता हूं। ममता बनर्जी, स्टालिन, इसके अलावा नीतीश कुमार, एचडी देवेगौड़ा, ये 4 बड़े लोग हैं। इन चारों ने कभी ना कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया है और सरकारें बनाई है। ममता बनर्जी आज सेकुलरिज्म की बात करती हैं। जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ रही थी, अटल बिहारी वाजपेयी की कैबिनेट में हिस्सेदार थी, तब उनको सेकुलरिज्म की याद नहीं आई। जब डीएमके के पक्ष में पूरा यूनाइटेड फ्रंट खड़ा हो गया था जैन कमीशन की रिपोर्ट के बाद, तब करुणानिधि ने रातों रात पाला बदला और वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में शामिल हो गई उनकी पार्टी। तब उनको सेकुलरिज्म की याद नहीं आई। नीतीश कुमार तो कितनी बार पाला बदल चुके हैं, तब उनको सेकुलरिज्म की याद नहीं आई। तो ये क्यों है? क्योंकि अगर इनकी कोई विचारधारा होती, उस विचारधारा के प्रति कोई कमिटमेंट होता, तब वो अपनी विचारधारा की रक्षा के लिए लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी को आप लाख गालियां दे लीजिए, वो अपनी विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध है। और जब उनको सरकार मिली, वो अपनी विचारधारा को इस देश के ऊपर लागू करने के लिए, कुछ भी कदम उठाने के लिए वो पूरी तरीके से कटिबद्ध है। हम उनको दोष नहीं दे सकते, उन्होंने कभी छुपाया नहीं। उन्होंने धारा 370 खत्म करेंगे बात के, उनका यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करें, उन्होंने बात के राम मंदिर के मसले पर उन्होंने अपनी बात को साफ रखा। कभी मुसलमानों के प्रति अपनी वैमनस्य को उन्होंने छुपाया नहीं, कभी नहीं छुपाया उन्होंने। वो अपनी विचारधारा को लागू कर रहे हैं। और अगर इस देश की जनता उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर अगर उनको वोट दे रही है, तो हम इस देश की जनता को तो दोष नहीं दे सकते। जो पार्टी 146 सांसदों को लेकर आई थी 1989 में, उसका विचारधारा के प्रति और भारतीयता के प्रति और भारत नाम के राष्ट्र राज्य के प्रति प्रतिबद्धता इतनी जबरदस्त थी कि आज वो पार्टी ही गायब हो गई। सिर्फ कुछ लोगों के नाम है, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, एचडी देवेगौड़ा, कुमारस्वामी, रामविलास पासवान, उनके बेटे, ये तो मैं कुछ नाम खाली आपको ले रहा हूं, देवीलाल चौटाला, दुष्यंत चौटाला, सब कुछ नाम है, सिर्फ नाम बचे रह गए। ये नहीं भारतीय जनता पार्टी से लड़ सकते, और ना इनके अंदर भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की कोई जज्बा है, कोई मादा है। तो अभी कौन लड़ सकता है? अभी कौन लड़ सकता है? मैंने आपसे कहा इनको लड़ना पड़ेगा। तो मैंने कहा था, 2 चीजें मैंने बताई थी। अगर ये विपक्ष में रह रहे हैं और अगर लड़ते रहेंगे तो आधी पार्टियों के नेता जेल में होंगे और आधी पार्टियां टूट जाएंगी। और तीसरी स्थिति यह पैदा हो सकती है कि ये सब जाके सरेंडर कर दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदमों में कि अब मुझे बचा लीजिए, जैसा कि चिराग पासवान ने किया, जैसा कि कुमारस्वामी ने किया, जैसा कि नीतीश कुमार ने किया। आज कहां है नीतीश कुमार की पार्टी? उद्धव ठाकरे की पार्टी कहां है? क्या उद्धव ठाकरे ये कह सकते हैं वो सेकुलरिज्म की लड़ाई लड़ रहे हैं? ये लड़ सकते हैं? वो पहले भी नहीं कह रहे थे। तो ये इसलिए इनके बल पे तो लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। लेकिन हिंदुस्तान का एक इतिहास वो भी है कि जब जब विपक्ष एकजुट हुआ, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, तब केंद्र की सरकार हिली है। 1967, 1977, 1989 और हाल का उदाहरण है 2024। आपको याद होगा बेंगलोर की वो तस्वीर, जब 25 विपक्षी नेताओं ने एक बैठक की, तो आनन फानन में दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 38 पार्टियों का एक गठबंधन बता दिया, और 38 में से 5 और 6 के ऊपर तो किसी को मालूम ही नहीं था कि ये कौन सी पार्टियां हैं। इसका मतलब यह है कि अभी भी वक्त है, अगर विपक्ष एकजुट हो जाए, राष्ट्रीय सोच के वशीभूत होकर कुछ कड़े कदम उठाना चाहे, एकजुटता का परिचय दे, एक आवाज में बातचीत करे और भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना उनका जो कमिटमेंट, उनका जो वो है, जो उनका परसेप्शन है, उसको जनता के बीच में लेके जाएं, तो अभी भी उम्मीद खत्म नहीं हुई है। 2024 ने उम्मीद दी है कि अगर आप एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, अगर आप दलितों और पिछड़ों की बात करेंगे, तो आपके पास मौका है। लेकिन अगर आप सिर्फ
अपनी कुर्सी से चिपके रहेंगे तो नहीं हो सकता। आप देखिए कितनी अद्भुत बात है, लोकसभा का चुनाव हो रहा था और ममता बनर्जी कांग्रेस पर ही हमला कर रही थी कि 40 सीट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये कोई एक मैच्योर पॉलिटिशियन का इंट्रोडक्शन तो नहीं हो सकता, ये मैच्योरिटी का प्रमाण तो नहीं हो सकता। शरद पवार को चाणक्य माने जाते हैं। जब उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटी तब बजाय उद्धव ठाकरे की मदद करने क्या कर रहे थे, वो अपनी पार्टी संभाल नहीं पाए। कुछ महीने के बाद उनका भतीजा उनके नीचे से पार्टी खींच के लेके गया, उनको पता ही नहीं चला। काहे के चाणक्य हैं ये लोग। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक एक करके अगर ये लड़ेंगे, एकजुट नहीं होंगे तो सारे के सारे खेत रहेंगे। और ये बिल्कुल उसी तरीके की स्थिति है इस देश के ऊपर। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का ही अगर पर्सपेक्टिव लेके चलूं तो जो 10वीं शताब्दी के बाद जो स्थिति थी, क्यों हिंदुस्तान के ऊपर बाहर से लोग आए, मुसलमान आए और उन्होंने इस देश के ऊपर अपना साम्राज्य बना लिया? क्योंकि हम आपस में लड़ रहे थे। तो कम से कम इतिहास से एक सबक ले लें अगर ये, और नहीं तो जो बीजेपी का नैरेटिव है उस नैरेटिव से एक सबक ले लें कि भाई सबको एकजुट होना पड़ेगा, नहीं होंगे तो भाई देश तो फिर हम खत्म हो जाएंगे। और खत्म होंगे ये, इसमें मुझे कोई दो राय। आप कुछ समय के बाद आप देखिएगा नीतीश कुमार नाम की कोई पार्टी रहेगी नहीं। जैसे कि एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने और अगले 20 साल के अंदर उनकी पार्टी खत्म हो गई, पूरी तरीके से खत्म हो गई। देखिए, आपने जितने लोगों का नाम लिया उसमें 90% ऐसे लोग हैं जो इस वक्त या तो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं या भारतीय जनता पार्टी की सत्ता से बुरी तरह डरे हुए अपनी अपनी पार्टी तो चला रहे हैं, लेकिन उनके डिक्टेट पर ही विपक्ष का काम कर रहे हैं। सो काल विपक्ष का चेहरा दिखा। अनेक उदाहरण ऐसे मैं दे सकता हूं। फिर भी आप कैसे भरोसा कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि विपक्ष एक हो जाए तो सब कुछ बदल जाएगा। कैसे विपक्ष एक होगा जब सबकी कमजोर नस जो है वो दबी हुई है और बीजेपी दबा रही है लगातार? ये कैसे संभव है? तो जो लड़ने वाली पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको आप समझते हैं या जो लड़ सकने की संभावना है, क्या उनमें कोई व्यापक एकता की संभावना आप देखते हैं या नहीं? जो नहीं लड़ सकते उन पर क्यों आ रहे हैं? सरवाइव होने के लिए उनके पास एकजुट होने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि अगर वो भारतीय जनता पार्टी के सामने नतमस्तक भी होंगे तो उनका हाल नीतीश कुमार जैसा हो जाएगा या एचडी कुमारस्वामी और एचडी देवगौड़ा जैसा हो जाएगा या अकाली दल जैसा हो जाएगा या उद्धव ठाकरे जैसा हाल हो जाएगा। तो हो सकता है नतमस्तक हो जाए तो 2-3 साल पॉलिटिक्स कर लें, लेकिन अगर नतमस्तक नहीं हुए और अकेले अगर लड़ते रहे तो 2-3 साल भी नहीं लगेंगे। लेकिन अगर एकजुट हो गए तो बचने की उम्मीद है। और आप जी प्लीज आप 1967 इसका क्लासिक एग्जांपल है। उस वक्त सोशलिस्ट राम मनोहर लोहिया, दीनदयाल उपाध्याय, कम्युनिस्ट पार्टीज और कुछ कांग्रेस से छुटके हुए लोग, सब बहुत छोटी छोटी पार्टियां थी। कांग्रेस उस वक्त इतनी बड़ी पार्टी थी कि हम सोच ही नहीं सकते थे। 45% वोट लेके आती। भारतीय जनता पार्टी तो अभी भी 36% पे टिकी हुई है। सब एकजुट हुए। लोकसभा में कांग्रेस की सीटें घट के 40% हो गई थी उनका वोट परसेंटेज। लेकिन 9 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी 9 राज्यों के अंदर संयुक्त विपक्ष की सरकारें बनी थी। तो जब इतनी छोटी पार्टियां थी, आज तो कांग्रेस की 4 राज्यों में सरकार है, झारखंड के अंदर विपक्ष की सरकार है, जम्मू कश्मीर में विपक्ष की सरकार है, तमिलनाडु में विपक्ष की सरकार है, कम से कम 7 जगह विपक्ष की सरकार है। तब तो एक भी जगह विपक्ष की सरकार नहीं थी। और प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस के पास 22% वोट है। तो इसका मतलब यह कि आज विपक्ष 1967 की तुलना में बहुत बेहतर स्थिति में है। वो अगर एकजुट होना तय कर ले तो बीजेपी की नाक में दम कर सकती है। मुझे इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। जी, एक बिल्कुल आखिरी सवाल कि अभी हम देख रहे हैं कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक कौशल से बहुत प्रभावित रहे हैं, जो उसकी हिंदुत्व फिलॉसफी से बहुत प्रभावित रहे हैं, मैं गली और मोहल्ले की बात कर रहा हूँ, पार्क की बात कर रहा हूँ, सड़क की बात कर रहा हूँ, मेट्रो के अंदर बातचीत जो हो रही है उसकी बात कर रहा हूँ, और जो मैं सुनता हूँ क्योंकि मैं बीच में घूमता हूँ लोगों के, तो लोग महंगाई से बहुत आहत हैं। खासकर जब से तेल का दूध का दाम बढ़ा है, बहुत बुरी तरह लोगों में निराशा है।
खुल के कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग खुल के नहीं बोल रहे हैं। हम्म। बेरोजगारी का आलम तो आप देख ही रहे। तो आपको क्या लगता है कि डिस्पाइट ऑफ ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, पॉलिटिकल मैनेजमेंट, जो हमारी प्रशासकीय संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका जो मैनेजमेंट बीजेपी का है, बीजेपी द्वारा, इसके बावजूद भी क्या डिसकंटेंट जो है, पीपल्स डिसकंटेंट क्या बढ़ सकता है अगर सरकार ने इन चीजों को कंट्रोल करने की कोई इल्म नहीं उसमें दिखी? क्योंकि इल्म नहीं दिख पा रही है पिछले कई समय से, काफी लंबे समय से। देखिए, आपने जितने मैनेजमेंट के, उसमें जो सबसे बड़ा मैनेजमेंट है वो नैरेटिव मैनेजमेंट। इस सरकार की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि पहले दिन से वो नैरेटिव बिल्डिंग में लग जाती है, और ये देश का जो विमर्श है उसको ये सरकार कंट्रोल करती है। जब तक आप सरकार के इस विमर्श बनाने का कौशल है, जब तक आप इसको नहीं तोड़ेंगे, तब तक आप इस पार्टी और इस सरकार से नहीं लड़ सकते। ओके। और इसको तोड़ने के लिए दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक, आंदोलन कभी भी हवा में नहीं होता। आंदोलन के लिए एक जमीन होनी चाहिए, उर्वर होनी चाहिए। जब तक जमीन उर्वर नहीं होगी, तब तक आप कितना भी बीज डाल देंगे, वो पैदावार नहीं होगी। मुझे लगता है कि 2024 के बाद से वो जमीन धीरे धीरे उर्वर होनी शुरू हो गई है, और विपक्ष को उसमें खाद पानी डालना चाहिए। लेकिन सिर्फ खाद डालने से तो काम चलने वाला नहीं है। आपको उसकी रक्षा भी करनी पड़ेगी, आपको उसको सिंचाई भी करनी पड़ेगी, आप उसको जोतना भी पड़ेगा, आपको उसके ऊपर पाटा भी करना पड़ेगा, उसको जो तमाम तरीके के कीड़े होते हैं उनसे भी बचाना पड़ेगा, चिड़ियों से बचाना पड़ेगा, तब तो फसल आगे बढ़ पाएगी ना। दिक्कत क्या है कि विपक्ष अगर एकजुट होकर सिर्फ एक आवाज में बात करना शुरू कर दे, एक आवाज में ऊपर से नीचे तक एक दूसरे के मतभेद को भुला दे, तो मुझे इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये जो जमीन, जो डिस्कंटेंट जिसके बारे में आप इशारा कर रहे हैं, इस पर एक मजबूत विपक्ष की इबारत खड़ी हो सकती है और सरकार के लिए बहुत दिक्कत आ सकती है। आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो करिश्मा बिल्कुल नहीं बचा है। टीवी चैनल कुछ भी कह दें, कितने भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत जाए, मैं ये जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो करिश्मा 2024 के पहले या 2019 के फौरन बाद था या 2015 के बाद था, आज उसका आधा भी नहीं बचा हुआ है। अब प्योर मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है, नैरेटिव मैनेजमेंट है, रिसोर्सेस का जबरदस्त तरीके से मैनेजमेंट है, एजेंसीज का जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा, चुनाव आयोग का जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा, संस्थाओं का जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा, इन सबका मिला जुला स्वरूप है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। और जिस तरीके से विपक्ष अपनी अयोग्यता को पब्लिक सार्वजनिक कर रहा है, उसका असर है। अगर पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय ममता अगर अकेले लड़ रही थी, तो क्यों नहीं लेफ्ट फ्रंट ने और कांग्रेस ने उनकी मदद की, या ममता बनर्जी ने क्यों नहीं लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस की मदद ली? सरकार तो बच सकती थी उनकी, ये कम से कम इतनी बुरी हार तो नहीं होती। भाई दोनों को मिलाकर 7% नोट उनके पास था, आप 43% नोट लेकर आए, 7% अगर जुड़ जाता तो 50% हो जाता। लेकिन नहीं, हमारा ईगो है। तो मेरा कहना है कि जमीन के अंदर वो असहमतियों के स्वर अब बहुत तेज होने लगे, लोगों के अंदर नाराजगी बढ़ रही है। लेकिन अगर उसको कंसोलिडेट करने के लिए अगर आंदोलन नहीं खड़ा करेंगे, सड़कों पर नहीं उतरेंगे, लाठी डंडे नहीं खाएंगे, जेल नहीं भरेंगे, सर नहीं टूटेंगे, तो ये नाराजगी फिर आदमी क्या होगा, निराश हो जाएगा, बोलेगा इनके अलावा तो कोई चारा ही नहीं, तो चलो इन्हीं को दे दो, या फिर वोट नहीं देगा वो। धन्यवाद आशुतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह आपने बातें रखी हैं, मुझे विश्वास है कि हमारे दर्शक और श्रोता उसको पसंद करेंगे और स्वयं विचार भी करेंगे कि कैसे देश के हालात को बेहतर बनाया जा सकता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।